गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उनके सेबी कैटेगराइजेशन क्या क्या हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड दोस्तों जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम इंडियन कैपिटल मार्केट में कंपनीज़ को किस तरीके से देखते हैं। तो अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो मैं किन कंपनीज़ की बात कर रहा हूं, मैं मिड कैप की बात करूं तो किन की, और स्मॉल कैप में तो वो आपको समझ जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक कोशिश करूंगा कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप एक क्लियरिटी से आप म्यूचुअल फ़ंड को एनालिसिस कर पाएँ और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कोई भी म्यूचुअल फंड ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी रिस्क प्रोफाइल को भी एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में अगर मैं लार्ज कैप की बात करता हूं तो सेबी का कैटेगराइजेशन है कि पहली 100 कंपनियां जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो पहली 100 कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, SCL हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, तो इस तरीके की टॉप 100 जो कंपनीज़ हैं उनको हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 से 250 तक यानी कि 250 तक जो कंपनीज़ हैं उनको हम मिड कैप कहते हैं, और 250 से ऊपर जो भी कंपनीज़ आती हैं उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। इसमें एक कैटेगरी और सब कैटेगरी आती है माइक्रो कैप। माइक्रो कैप यूजुअली हम स्मॉल कैप का ही पार्ट है। इसमें यूजुअली हम 500,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनी है उनको इसमें लेते हैं। तो पहला फंड आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप में सेबी की कंडीशन ये है कि कोई भी फंड मैनेजर को आपको 80% लार्ज कैप कंपनीज़ में पैसा डालना होगा। लार्ज कैप मैंने आपको समझाया कि टॉप 100 कंपनीज़ को लार्ज कैप कहते हैं। तो कोई भी लार्ज कैप फंड अगर आप देखें, एक्सिस का लार्ज कैप या HDFC का लार्ज कैप, उसमें मैंडेटरी आपको फंड मैनेजर को 80% टॉप 100 कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बाउंडेशन है। और 20% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कुछ डेट बिल्स या अपना कॉर्पोरेट FDs या किसी भी या कैश में भी बैठ सकता है। दूसरा आता है मिड कैप। मिड कैप में 65% सेबी का कैटेगराइजेशन है कि मिड कैप कंपनीज़ में होना चाहिए एलोकेशन। स्मॉल कैप में स्मॉल कैप फंड्स में 65% स्मॉल कैप कंपनीज़ में मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब एक टर्म आता है, आपने सुना होगा बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों में क्या डिफरेंस है? बैलेंस एडवांटेज फंड में कोई क्राइटेरिया नहीं है, 0 से 100% आप एलोकेशन कुछ भी रख सकते हैं। बट यूजुअली फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, इक्विटी फंड अगर आपको इक्विटी के टैक्सेशन आपको लेना है तो 65% आपको क्राइटेरिया है कि आपको इक्विटी में एलोकेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो डेट में उसका टैक्सेशन लगेगा। ठीक है। और बैलेंस एडवांटेज की मैंने आपको बताया। तो बैलेंस फंड का क्या है कि 65 to 80% इक्विटी में रखना पड़ता है, रिमेनिंग वो कैश या डेट में बैठ सकता है। ठीक है। लार्ज एंड मिड कैप एक आपने नई कैटेगरी सुनी होगी। लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कैप 35% और मिड कैप 35%। एग्रेसिव हाइब्रिड आपने कैटेगरी सुनी होगी। एग्रेसिव हाइब्रिड में नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एग्रेसिव ये कैटेगरी का फंड होता है तो इसमें इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें 65 to 80% इक्विटी और 20 to 35% डेट में ये मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करना होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ये नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि कंजर्वेटिव काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होगा। तो इसमें डेट कैटेगरी 75 to 90% डेट कैटेगरी चली जाती है और रिमेनिंग 10 to 25 फंड मैनेजर अपने हिसाब से इक्विटी या कैश में बैठ सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसमें 65% इक्विटी में बैठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में ये मैंडेटरी नहीं है कि मिड स्मॉल लार्ज किसी भी तरीके में आप वो 100% आप बैठ सकते हो। मल्टी कैप कैटेगरी, देखिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी में यही डिफरेंस है। कई हमारे इन्वेस्टर्स पूछे कि आप पहले कई हमारी स्कीम्स हमने मल्टी कैप में लगाए थे, उनका नाम फ्लेक्सी कैप हो गया, और फ्लेक्सी कैप लगाए थे उनका नाम मल्टी कैप हो गया। तो ऐसे बीच में ये सेबी की कैटेगराइजेशन की वजह से ये चेंजेस हुए हैं। तो
कोई भी फंड जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप की कैपिंग नहीं चाहता है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अपना फंड रजिस्टर कराएगा। उसमें वो 100% स्मॉल कैप चले जाए, 100% मिड कैप चले जाए, 100% लार्ज कैप चले जाए। लेकिन दूसरा मल्टी कैप आता है। मल्टी कैप में सेबी की क्राइटेरिया ये है कि आपको 75% इक्विटी में रहना है, उसमें 25% लार्ज में, 25% मिड में, 25% स्मॉल में, ये मैंडेटरी है। सेक्टोरियल फंड जैसे आईटी फंड आप देखते हो कि आईसीआईसी का टेक्नोलॉजी फंड है या निपॉन का फार्मा फंड है, उसमें जो जिस भी सेक्टर का होगा, जैसे आईटी का होगा या फार्मा का होगा, तो 80% एलोकेशन उस सेक्टर में डालना मैंडेटरी है। फंड ऑफ फंड एक ऐसी कैटेगरी होती है जो म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली वो दूसरे ईटीएफ्स में या डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें 65% उनको दूसरी स्कीम में डालना मैंडेटरी है। मल्टी एसेट कैटेगरी, अभी मल्टी एसेट आपने पिछले 2-3 साल से काफ़ी सुन रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स मार्केट ने, निफ्टी ने तो कुछ खास दिए नहीं, लेकिन मल्टी एसेट कैटेगरी किसी भी हम एएमसी की बात करें तो मल्टी एसेट कैटेगरी ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उसका रीज़न है इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन। इसमें इक्विटी, डेट और फंड मैनेजर कमोडिटी भी ले सकता है, और सेबी की कंडीशन ये है कि 10% ईच होना मैंडेटरी है। उससे ऊपर वो कितना ही भी अप एंड डाउन कर सकता है। तो मुझे याद आ रहा है आईसीआईसी का मल्टी एसेट और निपॉन का मल्टी एसेट, इन्होंने जब सिल्वर और हमारी गोल्ड की रैली चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। ऐसे ही कोई भी अगर आपको गोल्ड फंड या कोई सिल्वर फंड अगर आपको दिखे, काफ़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के हैं सिल्वर और गोल्ड फंड, तो उसमें 95% उनको मैंडेटरी या तो फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर, जिसमें भी अंडरलाइन एसेट जो उनका है उस पर आपको इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। अदरवाइज या फिर कोई भी गवर्नमेंट की मोनेटाइज स्कीम जो उस कमोडिटी की मोनेटाइज स्कीम में डालना मैंडेटरी है। फिर एक स्कीम आती है इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल फंड, ओवरसीज़ फंड, फॉरेन फंड, ये सारे सब एक ही नाम है। इसमें कंडीशन है कि 75% फॉरेन इक्विटी होनी चाहिए और 25% से कम इंडियन इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है। चिल्ड्रन फंड आता है। चिल्ड्रन फंड में कोई ऐसा सेबी का कैटेगराइजेशन नहीं है, बट इसमें एक दूसरी कंडीशन है कि 5 ईयर का लॉक इन रहेगा या फिर चिल्ड्रन की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब विच एवर विल कम अर्लियर, या तो 18 साल की एज अटेंड कर ले बच्चा, या फिर 5 साल आपके फंड में कंप्लीट हो जाए तो इसका लॉक इन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आप पहले रिटायरमेंट फंड भी सुनते होंगे। रिटायरमेंट फंड में भी सेम है, या तो 5 ईयर का लॉक इन रहता है या फिर 60 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए रिटायरमेंट की। तो जो भी पहले आएगा विच एवर विल कम अर्लियर, तो वो लॉक इन आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी सेबी कुछ चेंजेस भी कर रही है। सेबी हमारे चिल्ड्रन फंड और जो भी सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड हम इनको बोलते थे, चिल्ड्रन फंड या रिटायरमेंट फंड, इनको डिसकंटिन्यू करके अब नए कोई फंड लॉन्च नहीं होंगे। पुराने अभी क्लियरिटी नहीं आई कि पुराने एग्जिटी चलते रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट सेबी का कहना ये है कि हम ये इनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और एक लाइफ साइकिल फ़ंड लाया जाएगा। लाइफ साइकिल फ़ंड में कोई लॉक इन नहीं होगा और लॉन्ग टर्म आपकी एज के अकॉर्डिंग वो अपना एसेट, अपना पोर्टफोलियो चेंजेस करते रहेंगे। सपोज़ 20-25 ईयर्स, 30 ईयर्स अर्ली एज में कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पे 70, 80, 90% एलोकेशन या 100% एलोकेशन इक्विटी का रहेगा, और धीरे धीरे जैसे आप ग्रेजुअली 40-50 मिड एज आप अपनी कंप्लीट करेंगे तो वो धीरे हाइब्रिड कैटेगरी में हो जाएगा। और जब आप 70-80s आप रिटायरमेंट एज में होंगे या आप कंसोलिडेशन एज में होंगे तो आपका वो प्योरली डेट या हाइब्रिड कैटेगरी में या कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में आपका पैसा शिफ्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, लेकिन लेटेस्ट मैं आपको बताऊंगा, और पिछला अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेटेस्ट अभी जो 2026 के हिसाब से टैक्सेशन है वो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। पहले LTCG की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि 1 साल के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी शेयर आप अगर सेल करते हैं तो उसमें 12.5% का कैपिटल गेन लगता है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट जो आपका है उसका 12.5%, राइट। शॉर्ट STCG की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से पहले जो भी आप इक्विटी या कोई भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो उसमें 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। ये मैं बात कर रहा था जो भी अभी मैंने आपको बताया, ये प्योर इक्विटी फंड के लिए है। और इक्विटी फंड होने कैसे आप बताएंगे कि इक्विटी फंड है? किसी भी फंड का पोर्टफोलियो आप देखिए, अगर 65% से ज़्यादा उसमें इक्विटी है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहलाएगा। इसी तरह अगर हम डेट की बात करें तो डेट में LTCG 12.5% ही है, और शॉर्ट टर्म
STCG अगर 1 साल से पहले बेचें तो आपका स्लैब रेट पे, यानी कि जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है 5, 10, 20, 30, वो उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स लगेगा। साथ में डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड आपका स्लैब रेट पे रहता है, और डेट जो स्कीम्स हैं उनका भी आपका स्लैब रेट में रहता है। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हमारी कोशिश यही है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस आप हमारे इन्वेस्टर्स को दी जाए, और एटलीस्ट आप लोग कभी भी किसी एडवाइज़र के सामने जाएं या किसी बैंकर के सामने जाएं तो एटलीस्ट एक ऐसा आपके बैकग्राउंड में एक ऐसी नॉलेज रहे कि आप उसमें डिसीजन ले पाएँ, या कोई भी आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है तो उसके आप प्रॉस कॉन्स जान लें और एक अच्छे डिसीजन मेकर बने। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।